This So conference will now be recorded. क्या करना है, बिस्मिल्लाह करें जी। बीसी में क्या हो रहा था? जी हेलो जी, बीसी में क्या बात हो रही है? सर वो आपने वॉइस तक पढ़ा दिया था, नॉन वर्बल हाँ? को पैरा वर्बल में जो होता है ना वॉइस वगैरह, सर आपने वो पढ़ा दिया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने की है, ठीक है। एमसीक्यू तो देखें जरा, उसमें देखते हैं, लेट्स एमसीक्यू निकालें जरा उसके मुतालिक। ये एक मिनट बुक लेके आ जाऊँ, थोड़ा दूर बैठा। जी प्लीज। हेलो यस सर। जी, चैप्टर 5 आई थिंक। जी सर, चैप्टर 5। चलिए चैप्टर 5 में हम इसमें लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ शायद एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमें कवर करने होंगे, वो इंशाल्लाह कर लेते हैं। और ये पेज नंबर है आपका 136, पेज नंबर 131। ओके, लेट्स स्टार्ट विद। अब इसमें देखें, वो कह रहा है कि पॉजिटिव जेस्चर्स आर बॉडी सिग्नल्स दैट मेक वन अपीयर। कहता है पॉजिटिव जेस्चर्स बॉडी की वो सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से बंदा जो है महसूस करता है क्या, रिलैक्स, हॉटी, इनसेंसिटिव, एंग्शियस। कहता है अगर कोई पॉजिटिव जेस्चर है, किसी ने कोई फर्ज किया, कोई आपको बताया था, जेस्चर का मतलब एक तो होता है बॉडी की मूवमेंट, और एक जेस्चर से मुराद हम लेते हैं कोई चीज का इजहार। हम कहते हैं कि यार उन्होंने फर्ज किया लड़ाई हो रही थी तो एक बंदे ने कहा अच्छा यार कोई नहीं, ठीक है मैं माजरत करता हूँ, तो ये हम कहते हैं पॉजिटिव जेस्चर है, ठीक। तो जब कहता है कोई पॉजिटिव जेस्चर हो तो मतलब उसमें क्या आप महसूस करते हैं। अब इसमें लफ्जों की गेम है। रिलैक्स फील करते हैं, हॉटी हो गया मगरूर, इनसेंसिटिव हो गया बेहिस, एंक्शस हो गया बेचैन। तो जाहिर अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल है तो कॉमन सेंस की बात है, यू विल फील अ बिट रिलैक्स, रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इंग्लिश की बात है, बीसी की बात नहीं। The next is communication that is more than words and gestures has mysticism, meaning, hypothetical application, complexity। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन जो कि लफ्जों से ज्यादा हो, उसमें क्या होता है, उसमें मिस्टिसिज्म समझते हैं, जैसे एक चीज का ना तसव्वुफ टाइप चीज, यानी कि मिस्टिक्स वो लोग होते हैं जो बड़े सूफी टाइप लोग नहीं होते। कहता है कम्युनिकेशन जो अल्फाज से ज्यादा होता है उसका क्या होता है, उसका मिस्टिसिज्म होता है, या उसका कोई मीनिंग होता है, या उसकी कोई हाइपोथेटिकल एप्लीकेशन होती है, यानी कि कहने को हम कह सकते हैं हम इस चीज को कहीं अप्लाई कर सकते हैं, या उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? इस तरह के सवाल वैसे पेपर में आते नहीं है, उन्होंने अपना ही स्टाइल बनाया हुआ जी। कि लफ्जों से ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है उसका कहता है मतलब क्या होता है,
उसका मीनिंग होता है, उसका मिस्टिसिज्म होता है, उसकी एप्लीकेशन होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जी, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? हम अक्सर कहते हैं ना कि फर्ज के इफ यू कम्युनिकेट समथिंग थ्रू नॉन वर्बल राइट कम्युनिकेशन, तो उसका भी एक अपना मीनिंग होता है। फर्ज किया लफ्जों से हट के भी मतलब जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसका एक मतलब होता है। तो फिर हम आंसर बी ही कह सकते हैं ना कि जो लफ्जों से ज्यादा भी जो है वो आप जो बात करते हैं, ठीक है, उसका एक अपना कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, जैसे एक बंदा उदास है, लफ्ज नहीं कर रहा लेकिन उसका चेहरा ही बता रहा है कि मतलब ही अच्छी इज फीलिंग अपसेट। ओके, सो आंसर हुआ बी। लेकिन आमतौर पर आपको बताया कि पेपर में थोड़े से सिनेरियो सा बना कर पूछता है, इन्होंने तो सीधा सीधा पूछ लिया हुआ। पीपल आर मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट व्हेन दे आर, कहता है मतलब लोग जो है आमतौर पर इस चीज का इम्कान ज्यादा होता है। आई कांटेक्ट आप समझते हैं कि लोगों को फेस करना, ठीक है, देखना। कहता है आई कांटेक्ट लोगों में ज्यादा होता है जब वो क्या कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर लिसनिंग, व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन, व्हेन दे आर इवेलुएटिंग, व्हेन दे आर स्पीकिंग। तो कहता है आई कांटेक्ट ज्यादा किस सिचुएशन में होता है? जी, कि जब लोग एक बात को सुन रहे हों, उन्हें कोई दिलचस्पी ना हो, वो एक चीज को जज कर रहे हो या वो बोल रहे हो। तो आप क्या समझते हैं? अब ये भी अजीब सा क्वेश्चन है, बट इसमें आप क्या समझते हैं कि लोग आमतौर पर आई कांटेक्ट कब करते हैं, जब वो क्या करते हैं? बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। आई कांटेक्ट बेस्ट तो लिसनिंग में भी हो सकता है और स्पीकिंग में भी हो सकता है, लेकिन इसमें इफ यू हैव टू गो फॉर वन, तो एक आंसर हम क्या कहेंगे, कौन सा हो सकता है? सी कर लें सर। So option so A. नहीं, देखो ना, इवेल्युएशन तो मतलब और चीज है ना, मतलब वो एक चीज को जज करना। वो तो कहता है आई कांटेक्ट आमतौर पर, देखिए आई कांटेक्ट दो तरफों से हो सकता है, या स्पीकर आई कांटेक्ट कर सकता है और या जो लिस्टर कर सकता है। तो फर्ज किया मतलब दोनों आमतौर पर जब जो है स्पीकर फर्ज किया मतलब अगर इतना आई कांटेक्ट नहीं भी कर रहा, तो लिसनर आमतौर पर थोड़ा जब ध्यान से सुनता है तो उस बंदे को देखता है कि ये बंदा क्या कह रहा है। तो आउट ऑफ द गिवन वैसे मतलब लॉजिकल आंसर कोई भी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसमें लिसनर जो है वो मतलब वो आई कांटेक्ट उस वक्त ज्यादा करता है जब वो एक बात को थोड़ा सा तवज्जो से सुन रहा होता है, ताकि उसको समझ आ जाए क्या है। ठीक है, सो इसका आंसर बन रहा है आउट ऑफ द गिवन। लेकिन इस तरह के सवाल आते नहीं, ये इन्होंने वो सिनेरियो एक बना के पूछता है, इन्होंने तो बिल्कुल सीधा सीधा पूछा। आगे ये कुछ ग्राफ्स वगैरह की बात आ गई, ठीक है। इस तरह का भी कोई एक आधा सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, ये तो आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। A circle whose sectors denote various quantities is called, कहता है एक ऐसा सर्कल जिसमें मुख्तलिफ उसके जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स बन जाएं और उसमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज को शो किया जाए, तो कहता है हिस्टोग्राम होता है, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, ये पाई चार्ट होता है, ये बार ग्राफ होता है। तो ये तो आप मुझे बताएं वो क्या होता है। आमतौर पर सवाल वो इस तरह नहीं पूछता, आमतौर पर वो सवाल इस तरह पूछता है कि फर्ज किया एक मैच हो रहा है, उस मैच की कमेंट्री हो रही है, उस मैच में मुख्तलिफ टीम्स का स्कोर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो फर्ज किया वो बताना चाह रहा है जी, मतलब उनकी परसेंटेज बताना चाहता है जी, फलान जो है, ठीक है, फलान खिलाड़ी की जो है पहले ओवर में, पहले 10 ओवरों में जो है उनकी जो है परफॉर्मेंस की परसेंटेज क्या थी, अगले में क्या थी, तो उसमें हम कौन सा चार्ट इस्तेमाल करते हैं। सवाल आमतौर पर इस तरह पूछता है वो। लेकिन अगर आप इसका जो रफ मुझे समझ आ रही है कि जो क्वांटिटीज वगैरह हम शो करते हैं, तो किस में शो करते हैं? आपको पता है पाई चार्ट आप सब समझते हैं, तो इस तरह की चीज होती है। तो पाई चार्ट आमतौर पर उस वक्त होता है कि फर्ज किया जी कि ये चीज हुई है, इसमें जो है 20% जो है रोल लड़कों का है, 25% फर्ज के लड़कियों ने कंट्रीब्यूट किया है, 35% फर्ज के टीचर्स ने की है, और रिमेनिंग फर्ज किया अगर 20% है जितना भी है वो फलाने की है। तो ये परसेंटेज के लिए बात का तो क्वेश्चन इससे आपसे पूछता है कि व्हेन यू वांट टू शो परसेंटेज ऑफ समथिंग, तो उसके लिए कौन सा चार्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम पाई चार्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे स्टैट्स वगैरह की बातें, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा। लेकिन इतना सीधा वो पूछता नहीं है, वो आपको सिचुएशन बना के पूछता है। ठीक है, तो बहर हमारा यहाँ पे आंसर फिर क्या बना, पाई चार्ट सी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 4।
आगे वो कह रहे हैं लाइन ग्राफ जो हैं आर मेंट फॉर मेकिंग कंपैरिजन, शो ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंपेयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स और रिप्रेजेंट डेटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। कहते हैं लाइन ग्राफ जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, मुझसे बेहतर पता होगा। लाइन ग्राफ हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का ग्राफ सा होता है जी। स्टैट्स में ये चीज नहीं पढ़ी आपने कि लाइन ग्राफ जो एक सिंपल सा जो ग्राफ होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आमतौर पर असल में इस्तेमाल होता है कि किसी चीज का रुझान क्या रहा, फर्ज के उन्होंने मुख्तलिफ चीजें दी हुई हैं और कहा जो उनकी चीजों की कीमतें जो हैं पहले महीने यहाँ थी, दूसरे महीने यहाँ थी, तीसरे महीने यहाँ गई। तो ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि मतलब ये कि टू शो अ ट्रेंड कि एक रुझान क्या रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्ज के हम कहते 6 महीने में पिज्जा की सेल्स में फर्ज किया कितनी कमी आई, जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या पैटर्न बना। तो ये इसका थीम इतना एक मुझे आइडिया, ठीक। तो इसमें फिर जो है यही इसका आंसर होगा कि इस चीज का रुझान शो करने के लिए कोई चीज कितनी बड़ी कितनी कम हुई, ठीक। तो इसका आंसर हो सकता है बी, टू शो अ ट्रेंड। तो इस तरह वो आमतौर पर आपको एक सिचुएशन देगा और फर्ज क्या वो कहता है जी वो एक चीज का वो देखना चाहते हैं कि ओवरऑल पिछले एक साल में क्या तब्दीलियां आई हैं फर्ज किया उनकी सेल्स में फलाम में। तो कहते हैं वो ट्रेंड देखने के लिए एक मखसूस अरसे के लिए कौन सा जो है वो चार्ट या ग्राफ इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहते हैं लाइन ग्राफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। इसमें जब कोई शायद एक सवाल आ जाए आगे वो देख कह रहा है फिर उसी तरह की बात कर रहा है। इन ऑर्डर टू शो द मंथली सेल्स फिगर्स फॉर 3 डिवीजन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन over a period of 6 months, you use what? कहते हैं जब आपने एक लिहाज से क्या करना है जी, आपने एक लिहाज से मंथली सेल्स बतानी है 3 डिवीजन्स की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी उसके 3 डिवीजन्स हैं और उनकी अपने जो है बताने के मंथली सेल्स के फिगर्स क्या बने और एक मखसूस 6 महीने में। तो कहता है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लाइन ग्राफ, टेबल, अ पाई चार्ट, अ बार चार्ट जी। तो बता सकता है इसमें क्या करेंगे, सिचुएशन को समझें। तो सिंपल सी सिचुएशन हो कि फलां चीज इतनी बड़ी कम हुई वो उसके लिए तो हम लाइन जो है वो ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो कहता है कि मतलब मंथली सेल जो हैं 3 डिवीजन्स हैं और उसकी 3 डिवीजन्स की मंथली सेल्स में कितना उतार चढ़ाव हुआ। तो इसके लिए लाइन ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट या बार चार्ट क्या कहते हैं जी। और स्टैट्स वाला बोलो इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे। जी ये आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें क्रिकेट मैचेस वगैरह में भी उन्होंने जब हल्का सा बताना हो तो लाइन ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। तो जब फर्ज किया मुझसे 3 डिवीजन है, फलान डिवीजन में सेल्स में क्या हुआ, तो आमतौर पर इस तरह बार्स से बना लेते हैं इस तरह और उसमें फिर वो पूरी तफसील देते हैं जी कि मतलब ये कि ये ट्रेंड ये मतलब लाइन ग्राफ से अगला दर्ज है कि डिफरेंट बार्स बना दी जाती हैं और बड़ा उसको रंग मुख्तलिफ कलर्स में फिर दिखाया जाता है जी कि फलान जो है वो जनवरी में 30% है, इसमें 20% है, इसमें 90% है, जो कुछ भी। तो इसमें जो मुझे समझ आ रही है इसमें फिर आंसर हमारा बनता है बार चार्ट, क्योंकि 3 डिवीजन्स को आपने लेके चलना है। तो अगर लाइन ग्राफ में करेंगे तो वो चीज़ थोड़ी सी इतनी क्लियर नहीं होगी। इसमें आपने थोड़ी सी मुख्तलिफ बार्स बना के उनके मसलन इसका वाइट कलर कर दिया, इसका ब्लैक कर दिया, इसका ब्लू कर दिया, तो फिर शो करते हैं। तो इसलिए आंसर बार चार्ट इस टाइप का एक का सवाल आ जाता है, ठीक। सो आंसर इज डी। आगे देखिए कंपीटिंग कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल माइट बी बेस्ट सूटेड फॉर विच केस। कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट के जो आपको बताया था डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एक अवॉइडिंग था, एक कंपीटिंग था, एक कॉम्प्रोमाइजिंग था, एक एकोमोडेटिंग था, एक कोलैबोरेटिंग था। तो कहता है कि मतलब किस सिचुएशन में कंपीटिंग जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल जो है वो एक लिहाज से सूट कर सकता है, किस सिचुएशन में कंपीटिंग स्टाइल है वो सूट कर सकता है जी। तो आप क्या समझते हैं, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप,
a child-parent relationship, a business partner relationship, a courtroom. तो ये कॉमन सेंस की बात है इसमें। मैं आपको बताया था ना, स्टाइल जो है आमतौर पे 3-4 ही थे ना कॉन्फ्लिक्ट के। आपको बताया था एक अवॉइडिंग था, इन विच यू डोंट बॉदर टू टॉक इवन। आप कहते हैं बात करने की जरूरत ही नहीं, आप मसले को डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है। इससे अगला मरहला था कंपीटिंग। तो दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी बात पर स्टैंड लेती हैं, नहीं जी मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता मैं ठीक हूँ, कंपीट कर। फिर एक था कॉम्प्रोमाइजिंग, ये भी हमने तफसील से बात की थी। कॉम्प्रोमाइजिंग में बोथ द पार्टीज शो फ्लेक्सिबिलिटी। कॉम्प्रोमाइजिंग में दोनों पार्टीज जो हैं वो यानी कि 50-50 वाली सिचुएशन है, थोड़ी सी लचक मैं ले आता हूँ, थोड़ी आप ले आते हैं, ये कॉम्प्रोमाइजिंग। फिर एक हमने किया था अकोमोडेटिंग, ये था जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसका हल निकालने के लिए हम क्या क्या तरीक़ेकार रखते हैं, ये उसकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं असल में। अकोमोडेटिंग में ये है फर्ज के एक पार्टी ज्यादा लचक ले आती है, फर्ज के 80% कहती है ठीक है जी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, 20% आप कर, मकसद होता है कि यानी कि इससे अगला दर्जा है अकोमोडेटिंग। और एक था कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में आई हैव टोल्ड यू कि इन दिस केस दोनों पार्टी यानी आइडियल सिचुएशन होती है कि इसमें दोनों पार्टी जो है एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, यानी कि मैं अपने से ज्यादा आपका फायदा सोच रहा हूँ और आप अपने से ज्यादा मेरा फायदा सोच रहे हैं। तो ये तो आसमानों पे ही होता है यहाँ दुनिया में, ठीक है जी। तो आप कहते हैं, वैसे उसने कॉमन सेंस की बात की है कि जी एक कंपीटिंग स्टाइल कहाँ पे होगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप में, बच्चे और बाप के रिलेशनशिप में, या एक बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक में, या कोर्ट रूम में। तो क्या कहते हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। कंपीट आप कहाँ पे करेंगे जी? कहते हैं किस सूरत में कंपीटिंग लाइफस्टाइल थोड़ा सा सूट कर सकता है? एनीवन? कोर्ट रूम में ही होगा। कोर्ट रूम में ही हो सकता है ना, कि जाहिर है उसमें थोड़ा सा दोनों पार्टी जाहिर अपनी बात को थोड़ा सच साबित करने के चक्कर में होंगी। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई नॉलेज की बात नहीं, कोर्ट रूम में हो सकता है। लेकिन आपको बताया कि ज्यादातर सवाल इस स्टाइल से आते नहीं, ठीक है। स्टाइल वो एक सिचुएशन देता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, थिंग्स आर इजी। अगर ये एक एक का पता आपको इसमें इतना है तो फिर तो बंदा दे लेता। आगे देखिए वो कह रहा है कि अ पर्सन हु यूजेस एन अवॉइडिंग स्टाइल ऑफ मैनेजिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। कहता है अगर एक बंदा अवॉइडिंग स्टाइल पे चलता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, इज अनलाइकेबल, ट्राइंग टू इग्नोर अ प्रॉब्लम, trying to get advantage of the another person, क्या अंग्रेजी है, trying to get advantage of the other person, और unreliable। कहता है अवॉइडिंग स्टाइल में मतलब क्या सिचुएशन बनती है आपके साथ, उसमें क्या होता है जी? सर बेटा ही होगा, ट्राइंग टू इग्नोर अ तो प्रॉब्लम। जाहिर है इसमें आपको बताया था कि अवॉइडिंग स्टाइल में यही होता है कि यू डोंट बॉदर टू डिस्कस द इशू, आप उससे मतलब उस मामले को इग्नोर करते हैं। सो आंसर इज बी, यही हो सकता है, ठीक है, कि trying to ignore a problem, okay, बाकी तो नहीं बना। The which of the following is a conflict resolution skill? कहता है इनमें से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल कौन सी है? सिलेक्टिव परसेप्शन, एक्टिव लिसनिंग, मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स, और पैसिव लिसनिंग। ये क्या सवाल आ गया? बी होगा सर। कहता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की इसमें से स्किल कौन सी है? अगर आपने एक मसले को हल करना है तो आपकी मतलब कौन सी स्किल हो कि जिसमें आप थोड़ा सा उस कॉन्फ्लिक्ट को आराम से हल कर लेंगे? सिलेक्टिव परसेप्शन तो मैंने आपको बताया था कि मतलब ये है कि आप गैर इरादी तौर पर, ठीक है, किसी चीज के बारे में कहते हैं कि ये चीज मेरे मुतल्लिका, ये मेरे मुतल्लिका नहीं है, तो गैर इरादी तौर पर, ये सिलेक्टिव परसेप्शन। अनइंटेंशनली आपकी एक सोच होती है जो कि आपके माजी के तजर्बात, माजी के इंटरेस्ट पे बेस करती है कि आप फर्ज के एक चीज को, आपका अच्छे का तस्वुर जो माँ ने सिखाया, जो पेरेंट्स ने सिखाया, जो स्कूल में सीखा, तो गैर इरादी तौर पर आप कहते हैं फलां चीज अच्छी है, फलां, ये सिलेक्टिव परसेप्शन। तो यहाँ फिर आप बताएं कि मतलब स्किल कौन सी हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट के हल करने के लिए? एक्टिव लिसनिंग,
यस सर। मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स, मैनिपुलेशन तो आपको पता है थोड़ी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है कि आप फैक्ट्स को यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं। और पैसिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग, सो व्हाट डू यू थिंक? कॉन्फ्लिक्ट को आपने हल करना है, उसके लिए आपको जी एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होगा सर। एक्टिव लिसनिंग इज द फर्स्ट आंसर। ठीक, हम कहते हैं मतलब एक्टिव लिसनिंग, अगर इफ यू आर एन एक्टिव लिसनर ऑब्वियसली थोड़ा सा चांस ये है कि एक स्किल होगी और मतलब यू वुड बी इन अ पोजीशन टू मसला आपका हल हो सकता है। और भी सब ठीक, ओके। सो एक्टिव लिसनिंग क्लियर। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह सवाल पूछते नहीं, इन्होंने पता नहीं क्या खच्चे मारी हुई। बट हु ड्राइव्स कॉन्फ्लिक्ट, कहता है मतलब कॉन्फ्लिक्ट यानी कि व्हाट ड्राइव्स कॉन्फ्लिक्ट, कौन सी चीज कॉन्फ्लिक्ट को ड्राइव करती है, चलाती है? सोशल रिलेशनशिप्स, एंग्री पीपल, गोल्स और अनरीजनेबल रूल्स। कहता है कौन सी चीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को ड्राइव करती है। तो अब सवाल का मतलब क्या जी, कहता है यानी कि किस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या बनती है? सोशल आपके ताल्लुकात हैं, नाराज लोग हैं, अनरीजनेबल रूल्स हैं, या कोई आपके जो गोल्स या टारगेट्स हैं। तो यहाँ क्या आंसर हो सकता है? ठीक है ना, मैंने आपको बताया जी, मैंने आपको बताया था एक होता है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिस्ट्रक्टिव। तो आमतौर पे मतलब ड्राइव जो है कॉन्फ्लिक्ट की वजह मतलब आमतौर पर ये हो सकता है ना कि गोल्स पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जी। कोई कहे जी नहीं जी हमें ये करना चाहिए, दूसरा कहे नहीं ये होना चाहिए, तीसरा कहे हमारा टारगेट ये होना चाहिए। तो आउट ऑफ द गिवन हम कह सकते हैं गोल्स, बाकी किसी की कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन ये सवाल इस तरह नहीं आते हैं। 11 को देखें, someone who is assertive and uncooperative will use the conflict handling technique called। कहता है एक बंदा है वो अपनी बात पे यानी कि जोर दे के कह रहा है और ताउन करने को तैयार नहीं है, तो कहता है वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक इस्तेमाल करेगा? कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। जी, ये हमने अभी बात की कि एक बंदा फर्ज किया लचक लाने के लिए तैयार नहीं है, अनकोऑपरेटिव है, असर्टिव है यानी कि अपनी बात पर अड़ा हुआ है, तो वो जाहिर है वो फिर वो एकोमोडेट तो कर नहीं रहा, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार नहीं है, कोलैबोरेशन की क्वेश्चन नहीं पैदा नहीं होता, तो वो तो अपनी बात पे यानी कि एक लिहाज से अड़ा हुआ है। तो इसलिए फिर आंसर क्या हुआ? जो बंदा अनकोऑपरेटिव और अपनी बात पे कहता है मैं ठीक, फिर आंसर ए बनता है कि नहीं बनता? यही बनेगा ना, ही or she is just competing। तो अपनी बात पे मतलब डटा और लचक लाई है। अगर कुछ लचक लाए तो वो मतलब ये है वो कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगी, अगर ज्यादा लचक लाए तो दैट वुड बिकम अकोमोडेटिंग, और अगर दोनों ही पार्टीज बहुत लचक लाए तो वो हो जाएगी कोलैबोरेटिंग। सो आंसर इज कंपीटिंग। ठीक हो गया, चले थोड़ा सा आइडिया तो हो ही रहा है। कहते हैं इन थर्ड पार्टी नेगोशिएशंस neutral third party who eases a negotiated solution by using reasoning, persuasion, counselor, consultant, कंसिलिएटर और मीडिएटर। थर्ड पार्टी का मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी से क्या मुराद है जी, थर्ड पार्टी से मुराद है कोई तीसरा बंदा या तीसरा ग्रुप जो इस फंडे का एक गुफ्तगू-शनीद या नेगोशिएशन के जरिए जो हल निकाले, उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, दो ग्रुपों में झगड़ा हो रहा है तो थर्ड पार्टी फर्ज किया उनका कोई रिलेटिव है, वो कहता है ठीक है जी मैं फैसला करता हूँ। क्वेश्चन ये है, कहते हैं जब थर्ड पार्टी में कोई बीच में आती है और नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन से मुराद जो भी कन्वर्सेशन वगैरह होती है, तो कहता है जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो कि कोई उसका हल निकालने की कोशिश करती है, किस तरह? बाय यूजिंग रीजनिंग, रीजनिंग के जरिए, परसुएशन कायल करने के जरिए, एंड सजेशंस और फिर कोई मशवरा देने के जरिए, तो उस बंदे को या बंदी को हम क्या कहते हैं? काउंसलर, कंसल्टेंट, कंसिलिएटर या मीडिएटर। जी, तो इसका आंसर बताएं अगर इफ यू आइडिया हो। मेडिएटर। मीडिएटर ही होगा सर। शाबाश, इसमें मैंने आपको बताया था काउंसलर तो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बंदा आपको मशवरा देता है। ठीक है, कंसल्टेंट आमतौर पर थोड़ी डिफरेंट सेंस में होता है कि जैसे किसी फील्ड का माहिर,
तो यहाँ दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शुड बी यूज कंसिलिएटर या मीडिएटर, इनमें से कौन सा सही है। तो सारी अगर आप सिचुएशन देखें, मैंने आपको बताया था कंसिलिएटर का लफ्ज़ी मतलब होता है टू जस्ट डू सॉर्ट ऑफ कंसिलिएशन। कंसिलिएटर सिर्फ इस हद तक तो कर सकता है कि वो आपको एक लिहाज से समझा सकता है, ठीक है, सुलह सफाई की कोशिश करता है, सुलह सफाई करवाने की कोशिश, एक हद तक परसुएड भी कर सकता है, लेकिन आपको मैं बताया था वो उस मसले का हल नहीं देता, सजेशन कोई नहीं देता। ये मतलब सिर्फ ये कि भाई यूं कर लिया, अगर मतलब ये है कि इस पर लड़ने में फायदा नहीं है, ठीक है, अगर ये कर लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन वो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देता। तो मीडिएटर का आपको बताया था कि वो बीच में उस मसले का सजेशन देता जी आप इसका यूं कर लें कि ये सोल्यूशन है, लेकिन आपको ये भी बताया था कि ये सोल्यूशन जो है लीगली कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं होता। ये कानूनी तौर पर फर्ज के मैंने एक मसले का हल तो निकाल दिया, लेकिन ये चीज नहीं होती, ठीक। कंसिलेशन में तो यानी कि सोल्यूशन आप देते ही नहीं है, वैसे ही थोड़ा सा पार्टीज को समझा रहे हैं फलां फलां। मीडिएशन में ये जो बंदा है या बंदी है मीडिएटर है, वो एक मसले को सुनता है, तो कायल करता है, परसुएड करता है, फिर सजेस्ट करता है जिसका ये हल निकाल। और आपको बताया था इसका जो अगला हल है वो है अगली स्टेज है आर्बिट्रेटर, और उस प्रोसेस को कहेंगे आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर जिसे हम आम जुबान में कहते हैं सालिस। तो ये जो बंदा ये एक लिहाज से सोल्यूशन देता है, हल भी देता है चीज का, और ये जो है इसकी लीगल वैल्यू होती है। जो भी मसलन एक आर्बिट्रेटर ने एक फैसला दे दिया, सपोज यू डोंट एग्री विद दैट डिसीजन, आप कहते हैं यार इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं, लेकिन मतलब आर्बिट्रेटर आपको अदालत में ले जा सकता है कि इसकी लीगल वैल्यू होती है। तो इसमें अक्सर यही पूछता है सिचुएशन दे के कि एक फैसला किया गया है, उसकी कानूनी अहमियत नहीं है लेकिन फैसला है, तो बताएं ये मीडिएटर का काम है, आर्बिट्रेटर का या कंसिलिएटर का। तो आप खुद गैस कर सकते हैं, कानूनी उसकी हैसियत नहीं है तो फिर वो मीडिएशन है और वो काम है मीडिएटर का, ठीक। तो आप मुझे बताएं कि इस लिहाज से यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। कहता है जो बंदा मतलब रीजनिंग भी देता है, कायल भी करता है और सजेशन भी देता है, तो फिर जाहिर है मीडिएटर ही हुआ ना, तो उसने एक हल दिया तो है ना। टेक्निकली वो हल मैंने आपको बताया कि लीगली मतलब यू आर नॉट बाउंड टू दैट सोल्यूशन, राइट, यू कैन ऑन एथिकल ग्राउंड्स यू हैव टू, अखलाकी तौर पर तो आप कहेंगे जी ठीक है जी आप उन्होंने कह दिया, लेकिन कानूनी तौर पे आपको उसको नहीं है। कानूनी तौर पर सिर्फ आर्बिट्रेशन का जो हल होता है या आर्बिट्रेशन जो होती है वो होता है। 13 को देखिए, स्टडीज ऑफ जेंडर सर डिफरेंसेस। जी सर अगर अगर यहाँ पर यानी कि ना कंसिलेटर वगैरह जगह अगर होता है ना यहाँ पर आर्बिट्रेटर, तो फिर हम आर्बिट्रेटरी लगाते हैं ना। नहीं, उस पर मतलब ये कि फिर वो कोई ऐसा बीच में टाइप डालता है ना कि वो मतलब बाय यूजिंग रीजनिंग परसुएशन एंड सजेशन, और सजेशन के आगे फर्ज किया वो कहता है कि एंड दो सजेशंस आर फाइनल, यानी कि वो जो उसने मशवरा दिया है, जो सोल्यूशन दिया है वो फाइनल है और वो कानूनी तौर पे आप उसके पाबंद, फिर आर्बिट्रेशन होती है। तो उसमें ऐसा तो कोई टच नहीं, सिर्फ ये कहा जो उसने सजेशन देता है यानी कि वो उसका हल देता है, लेकिन ये कि इसमें उसने ऐसी कोई टच नहीं डाला कि कानूनी तौर पे आप उस हल को मानना है या नहीं मानना। अगर मानना है तो फिर आर्बिट्रेशन हो जाएगी, और अगर एथिकल ग्राउंड पे सिर्फ है तो फिर वो हो, ठीक है। तो आउट ऑफ द गिवन हमारे पास हो गया मीडिएटर। स्टडीज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इन नेगोशिएशन रिफ्लेक्ट, कहता है जो जेंडर के डिफरेंसेस हैं उनकी स्टडीज से पता चलता है कि मैन आर बेटर नेगोशिएटर्स, women are better negotiators, no differences exist, और it depends on the situation। कहते हैं इनमें से कौन सी बात सही है, ये क्या स्टूपिड सा सवाल है जी। तो मतलब ये कि इसमें या तो हमारे पास फिगर होना, ठीक है, कि मतलब ये कि कौन सा मतलब लड़कियां ज्यादा अच्छी नेगोशिएटर होती हैं या लड़के, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन सेंस की बात में ये कह सकते हैं जी कि ये तो मतलब ये है कि ये तो सिचुएशन के हिसाब से कभी कोई फर्ज के अगर कोई लड़की अच्छा परफॉर्म कर जाए, कोई लड़का कर जाए, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उन्होंने वैसे ही पता नहीं किस स्टडीज को रेफर कर रहा है, ठीक है। एनीवे लेट्स गो फॉर डी, हम फर्ज कर लेते सिचुएशन के हिसाब से, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, इज द बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनदर पार्टी whereas dash is the behavior intended at attending goal without interference from another party। हाँ, ये इस तरह के सवाल आते हैं, इसमें थोड़ा सा गुंजल हो। कहते हैं डैश वो बिहेवियर है जो कि दूसरी पार्टी की तरफ
آپ اپناتے ہیں. whereas جبکہ فلاں وہ جو بیہیویئر ہے وہ کسی گول کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں دوسری پارٹی مداخلت نہیں کرتی. یہ کویشچن کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی یہ کویشچن کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا فرما رہا ہے یہ؟ کہتے ہیں ڈیش بیہیویئر جو ہے وہ دوسری پارٹی کی طرف ہوتا ہے اور جبکہ فلاں بیہیویئر جو ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کسی گول کو کسی مقصد کو حاصل کرنا اور دوسری پارٹی اس میں انٹرفیئرنس نہ کرے. چلیں دیکھ لیتے ہیں. assertiveness, aggressiveness. B is conflict and competition. C is competing, collaborating. Or D is competition, conflict. And E is aggressiveness and assertiveness. جی اگر کسی کو یہ کویشچن سمجھ آئے تو مجھے ذرا بتا دیں. I'm not being able to grasp. جی بی لگ رہا ہے سر میرے کو. آؤٹ آف دا بی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے نا. حالانکہ سوال تو عجیب سے کیسے کر سکتے ہیں. ہاں کانفلکٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مطلب جو بیہیویئر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے دوسرا بندہ مطلب مداخلت نہ کرے یعنی کہ آپ اپنی چلاتے ہیں تو باقی تو کسی کی بھی سینس نہیں بن رہی. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ بی کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں لیکن بات عجیب چیز. ٹھیک ہے آؤٹ آف دا گیون لیٹس گو فار بی. کہ آپ تھوڑا سا کمپیٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں ٹھیک. 15 میں دیکھیں which of the following آپ debates کمپیٹ کس سے کر رہے ہیں؟ جی پھر ڈیلٹ ہونا چاہیے نا. کمپٹیشن از دا بیہیویئر ڈائریکٹڈ ٹوورڈ انادر پارٹی. تو آپ این ادر پارٹی سے کمپیٹ کریں گے, اپنے سے تھوڑی کریں گے. نہیں آپ اگر ڈی کہہ رہے ہو کمپٹیشن دا بیہیویئر ڈائریکٹڈ پارٹی ویئر ایز ڈیش از وہ دو باتوں کی بات کر رہا ہے نا. is the conflict of attaining a goal without interference from another. نہیں کانفلکٹ میں کوشچن ہی تھوڑا غلط ہے نا. کانفلکٹ میں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ دوسری پارٹی انٹرفیئر نہ کرے. ٹھیک ہے اور آپ کی گول مل جائے. اس میں بی اس لحاظ سے بہتر ہے کہ کانفلکٹ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ مطلب اختلاف آپ کا چل رہا ہے. اور کمپٹیشن میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی جو میں مطلب یہ ہے کہہ رہا ہوں ایک لحاظ سے وہ بات صحیح ہے اور دوسری پارٹی مطلب اس معاملے میں جو ہے نا میں سننے کو تیار نہیں ہوں. تو اس میں آؤٹ آف دا گیون بی بیٹر ہے. ویسے کوئی بھی آنسر نہیں بن رہا. ٹھیک ہے ویسے کوئی بھی نہیں بن رہا. Which view of conflict out of the following debates that some conflict is undeniably compulsory for a group to perform effectively. اس طرح کے سوال آتے ہیں بیچ بیچ میں. کہتا ہے کانفلکٹ کا کون سا ویو جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ کچھ کانفلکٹ جو ہے وہ یعنی کہ ہر حال میں کیا ہونا چاہیے. کچھ کانفلکٹ ہر حال میں یہ ہم کون سا کر رہے ہیں 15 ہے. جی سر کہتے ہیں کچھ کانفلکٹ ہر حال میں ہونا چاہیے اور تاکہ گروپ جو ہے وہ اس کی پرفارمنس تھوڑی سی بہتر ہو. ہیومن ریلیشنز انٹریکشنسٹ ٹریڈیشنل یا فنکشن. اس طرح کے سوالات تھے بالکل اس ٹائپ کے سوالوں نے پوچھے ہیں. تو میں نے آپ کو اف یو کین ریکال اے بٹ تھوڑا سا اگر کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا مطلب کانفلکٹ کے 3 ویوز تھے. ٹھیک ہے ایک کو ہم نے کہا تھا ٹریڈیشنل روایتی ویو. ایک کو ہم نے کہا تھا جی ہیومنسٹک یا ہیومن ریلیشن شپ. یاد آ رہا ہے کسی کے ذہن میں ہیومن ریلیشنز کی بنیاد پہ. اور ایک کو ہم نے کہا تھا انٹریکشن. کین اینی ون ٹیل می اس میں کیا فرق تھا؟ یہ 3 ویوز تھے. جی کسی کے ذہن میں ہے نہیں ہے؟ جی وہ ثقافتی تھا پہلے والا جو آپ نے یعنی کہ جو ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے. ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹریڈیشنل ویو یہ تھا کہ کانفلکٹ از سم تھنگ بیڈ. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ روایتی ویو تھا. ہیومن ریلیشن کا یہ تھا کہ کانفلکٹ جو بھی ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس بات کو مانو. اور انٹریکشنسٹ میں ہم نے کہا کہ مطلب اٹ از سم تھنگ گڈ. کانفلکٹ ہونا چاہیے. کس طرح کی بات تھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. تو اب آپ دیکھیں ان دا لائٹ آف دس ہمارا آنسر کیا بنتا ہے.
कहता है कौन सा व्यू ये कहता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है लाजमी है किसी उसकी ग्रुप की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। ह्यूमन रिलेशंस वाला तो सिर्फ ये कहता है जी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाजमी है या नहीं इसका कोई टच नहीं, ठीक है। सी में वो कह रहा है ट्रेडिशनल में तो कहता है ये होना ही नहीं चाहिए, ये बात भी गलत हो गई। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का होता है, एक होता है फंक्शनल का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है एक लिहाज से एक अच्छी चीज है, ये कॉन्सेप्ट यही है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इट्स नॉट समथिंग बैड। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ये अक्सर वो पूछता है कि इससे मुराद क्या। दूसरा आपको बताया था डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ये है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट या डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट एक गड़बड़ वाली चीज। ये तो मतलब इन दो का अपना फर्क। अब मुझे आप बताएं, इसमें थोड़ा ध्यान से बताएं कि आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा या बी होगा? बी। हाँ देखिए, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट तो ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतलब एक लिहाज से ये अगर पॉजिटिव अंदाज से हम कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करें, फर्ज किया हम इस बात पे इख्तलाफ कर रहे हैं ताकि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ हो जाए, तो ये फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन यहाँ तो सिंपल सी बात कह रहा है कि मतलब कहता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नागुज़ीर होता है, लाजमी होता है ग्रुप्स की बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो होता तो फंक्शनल ही है, लेकिन उसको हम कहेंगे इंटरेक्शनिस्ट। ये जो है कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई नई राय बनेगी, कोई नया आइडिया पैदा होगा, ठीक है। आखिर पे जाके गड़बड़ नहीं कर देनी, इसमें स्टूडेंट्स कोई बी करेगा कोई डी करेगा, हालांकि यहाँ ये जब वो कह जो रहा है कि मतलब ये कंपल्सरी है फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, ओके। 16 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 नेचुरल लिस्टिंग स्टाइल्स। लिस्टिंग स्टाइल की हमने बात की है, नहीं की, चलो जिंदगी में पर इसमें जो है इसमें वैसे इसका आंसर ए 13 और 4। आइए लिस्टिंग स्टाइल्स हम बाद में कर लेंगे जी, बाकी होते हैं, ए नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर ए है, क्यों है उसकी रीजन हम बाद में कर लेंगे। 17 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एम्फैटिक लिसनिंग, ये फिर लिसनिंग की बातें शुरू हो गई और ये सारी लिसनिंग का टॉपिक आ गया। तो ये टॉपिक तो पहले थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर हम इसको करने की पोजीशन में हो, क्या ख्याल, ठीक है जी? हाँ, तो ये लिसनिंग, ये बड़ा लिसनिंग इज वन ऑफ द स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको शायद बताया, तफसील हम बाद में करेंगे। मैंने बताया था जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं 3-4, इसमें से कि हम कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या क्या महारत होनी चाहिए, तो इसमें आप सब जानते ही होंगे कि इसमें 3-4 स्किल्स आती हैं। एक तो रीडिंग स्किल्स है, जैसे पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ यू डू कॉम्प्रिहेंड अ थिंग, इफ यू ग्रास्प अ थिंग, एक चीज अगर पल्ले पड़ जाए, बंदा कहता है इसका आंसर ये पेपर में बहुत जरूरी है, ठीक है। एक होती है राइटिंग स्किल्स, के बाद वक्त अगर आपने एक चीज लिखनी है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो इंपॉर्टेंट है कि आपने वो लिखी है। हमने काफी तफसील से बात की थी। एक होती है आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कि एक बंदा इन सम सिचुएशन इफ यू आर गुड कम्युनिकेटर, तो आपकी मुमकिन है उस वक्त सिर्फ यही स्किल चाहिए कि आप दूसरे को बातों में कैसे काबू कर देते हैं, स्पीकिंग स्किल्स। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है दैट इज लिसनिंग स्किल्स, सुनने की स्किल्स। तो हमने इस टॉपिक को नहीं छेड़ा अभी जी, अभी छेड़ना है सर, छेड़ना, इसको अच्छी तरह छेड़ेंगे क्योंकि इसमें से 4-5 नंबर का सवाल पक्का होता है। वो कोई ना कोई क्वेश्चन कि टाइप के हवाले से, उसके प्रिंसिपल्स के हवाले से, लिसनिंग और हियरिंग के फर्क के हवाले से कुछ ना कुछ उससे पूछना ही पूछना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है फिर पहले हम इसको थोड़ा देख लेंगे, आफ्टर दैट हम इसको थोड़ा देखेंगे। So for today, I think it's enough in that sense, huh? Clear? Yes. यस सर, Yes. ठीक है सर। आप कोई चीज क्लियर नहीं है तो बताएं, ये कंफ्यूजन नहीं है सर, कहीं। सिर्फ इसमें देखते हैं, ड्रामा देखते हैं बस। लेकिन मैंने आपको बताया कि पेपर में पास होने, अच्छे नंबर लेने का एक ही नुस्खा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो मर्जी सर सवाल आ 15 का आंसर बता दें जरा।
इसका 15 का सर ने डेल्टा लगवाया था, डी लगवाया सर ने। सर जी 15 का आंसर बता दें जरा दोबारा। 15 14 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या लगाया? 15 13 का मैंने बताया ना 15 13 और 14। जी 13 का मैंने कोई भी आंसर नहीं बताया था। मैंने बताया था कि वो तो मुख्तलिफ स्टडीज की बात कर रहा है। कहता है कि स्टडी से पता चलता है जनरल स्टडीज ऑफ जनरल डिफरेंसेस जो हैं वो उससे पता चलता है कि मतलब ये नेगोशिएशन जो है वो नहीं सर वो तो ठीक है 15 का 15वें का 15वें का बी है। ये इसका मैंने बताया था कि बज़ाहिर डी है, असल में बी है, क्योंकि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें भी ये होता है कि आपकी पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन हमने स्टेटमेंट पे गौर करना है। वो कह रहा है कि मतलब कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें जो ये बात कहता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर हाल में लाजमी होता है ग्रुप की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये इंटरेक्शनिस्ट व्यू था कि मैंने आपको बताया। इसमें वो कहता है कि जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये नहीं कि होना चाहिए बल्कि होता है, और ये बल्कि होता तो है ही है बल्कि होना चाहिए, हर हाल में इसको इस्तेमाल होना चाहिए। तो फिर हमारा आंसर बी था, बी। ठीक हो गया जी? सर 14 जी बता दें। विच वन? क्या? सर 14 वाले का। 14 का मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत था ना, क्वेश्चन वाज़ेह नहीं 14 हो वाले रहा। का सर, 14 वाले का। 14 का हमने किया था बी और कोई कह रहा था डी, हालांकि दोनों नहीं बनते। ठीक है, उसमें आप अपना कॉन्सेप्ट खराब ना करें। वो कह रहा है कि मतलब फलां बिहेवियर होता है किसी दूसरी पार्टी की तरफ, जबकि फलां जो है उसमें मतलब आप अपने मकसद के लिए कुछ करते हैं। तो कोई भी चीज असल में ट्रू सेंस में मतलब ये ऑप्शन बन ही नहीं रही। ठीक, तो इससे कंफ्यूज होने की वजह से इनको छोड़ दिया करें, एग्जाम में नहीं होता। ठीक, जी आपको सिर्फ जी कंपटीशन का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट का होना चाहिए, उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह ताला जिंदगी। यस ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।